हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के 2015 से 2025 तक के सारे एडवांस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हम सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बाइनोमियल थ्योरम, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 2026 में जो एडवांस होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोग सारे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये है पहला क्वेश्चन जो कि एडवांस 2015 में पूछा गया है। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखिए अगर आप यहाँ पर ये 1 + x 1 + x² 1 + x³ एंड सो ऑन 1 + x की पावर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 9 जितनी भी बार आएगा, x की पावर 9 जितनी भी बार आएगा उन सभी के कोफिशिएंट का सम निकालना है आपको कि 9 कितनी बार आएगा। तो यार 9 कैसे कैसे आ सकता है, आप सोचिए। 9 ऐसे आ सकता है कि जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करके निकालूं 9, 3 की मल्टीप्लाई करके निकालूं, ये 4 या 5। अब देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूं तो कैसे आ सकता है कि भाई पहले वाला 0 दे, दूसरे वाला x की पावर 9 दे, या पहले वाला 1 दे, दूसरे वाला x की पावर 8 दे, फिर 2 दे, 7 दे, 3, 6, 4, 5। बस ये पॉसिबिलिटी है 2 वाली, क्योंकि इसके बाद 5 4 आएगा, वो तो 4 5 में आ गया, ठीक है ना। अब बच्चों 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई पहले वाला 1 दे, दूसरे वाला 2 दे, 2 + 1 कितना होता है 3, तो 3 में 9 कितना बच रहा है 6। ये पॉसिबिलिटी हो गई 1 2 6। अब अगर मैं 1 2 की मतलब 2 की जगह मैं 3 कर दूं 1 3, 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 5 बचा हुआ है। अगर मैं 1 4 कर दूं तो 1 4 कितना होता है 5, और 1 1 4 5 हो गया, 1 + 4 5 और 4 बचा हुआ है। 4 लेकिन 2 एक जैसे नहीं आ सकते क्योंकि सभी अलग अलग कोफिशिएंट दे रहे हैं ना भाई। x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2, x की पावर 3 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी अलग अलग देंगे। तो 1 3 5, तो बच्चों 1 4 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 2 से। तो जब हम 2 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो 2 के बाद 3 करो, 2 3 5, 5 और 4। समझ गए बच्चों। अब 2 3 4, अगर मैं 2 के बाद 4 कर दूं तो हाँ 3 आएगा, एक ही बात है। अब मैं 3 4 करूं 7 7 3 नहीं आएगा। तो बच्चों यही 8 पॉसिबिलिटीज हैं बस। तो इन हर एक पॉसिबिलिटी से जो कोफिशिएंट आएगा वो 1 ही आएगा, क्योंकि x यहाँ पे x के बराबर में 1 लिखा है, x² का कोफिशिएंट 1 है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x की पावर 9 जितनी भी बार बन रहा होगा उनके बराबर में 1 ही मल्टीप्लाई में होगा। तो हर एक केस में 1 आएगा कोफिशिएंट। तो 1 + 1 + 1 8 टाइम, तो 8 विल बी द आंसर। तो बच्चों जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। जितने तरीके से आप x की पावर 9 बना सकते हो, इन एवरी वे यू कैन फाइंड एज अ कोफिशिएंट 1। तो 1 + 1 + 1 अप टू 8 टाइम, दैट विल बी 8 विल बी द आंसर। बच्चों चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया है 2016 में। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो भाई m क्या है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। भाई पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो m जो है एक नेचुरल नंबर है, वो भी स्मॉलेस्ट है। मतलब अगर m की वैल्यू 2 भी आ रही है और 3 भी आ रही है तो हम 2 को पिक करेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट को पिक करेंगे। लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन इज दिस। तो इसके एक्सपेंशन में जो x² का कोफिशिएंट है वो इतना है। तो बच्चों बेसिकली क्या है कि जब आप 1 + x² + 1 + x³ 1 + x की पावर 4 एंड सो ऑन 1 + x की पावर 49, और बच्चों लास्ट में +1 + mx की पावर 50। जब आप इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x² ढूंढते हैं तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x² जो है ना वो हर एक टर्म से आएगा। मतलब जब मैं इसके पीछे लगाऊंगा कोफिशिएंट ऑफ x² तो कोफिशिएंट ऑफ x² इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि बीच में प्लस लिखा है ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं है।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आएगा, आप याद करिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r कितना होता है, NCR होता है। भाई एक्स की पावर में आप जो भी लेते हैं और जो का कोफिशिएंट निकालते हैं तो वो NCR में भी सेम ही आता है, r आता है। तो 1 प्लस एक्स की पावर 2 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 2c2, और यहां पर कितना होगा बच्चों, 3c2 प्लस यहां पे कितना होगा 4c2, ऐसी क्या होगा बच्चों 5c2। तो इस तरीके से बच्चों कहानी मतलब चलती चली जाएगी, आगे भी इस तरीके से आएगा, प्लस एंड सो ऑन 49c2, और लास्ट में यहां से आएगा 50c2, और यहां पर क्योंकि x के बराबर में m भी है तो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल रहे हो तो एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एम स्क्वायर भी आ जाएगा, एम स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया हुआ है 3n प्लस 1 51c3 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। भाई हाउ टू सिंप्लीफाई दिस वन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आपने सिंप्लीफाई करना कैसे सीखा, क्योंकि यहीं तक करना है, ये तो अलग हो गया, इसमें एम स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही है। अब यार जब भी ये ऊपर वाले नंबर इंक्रीज कर रहे होते हैं तो आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मुझे ये बताइए। आप मुझे ये बताइए कि 2c2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एक फॉर्मूला मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, NCR प्लस NCR माइनस 1। भाई ये प्रॉपर्टी होती है n+1 CR। ये NCR की एक प्रॉपर्टी है कि अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 है तो ये n एक इंक्रीज कर जाता है n+1, और R माइनस 1 जो बड़ा होता है वो आ जाता है। ये आपकी NCERT की बुक में एक एग्जाम्पल प्रूफ है, ठीक है बच्चों। लेकिन उसके लिए क्या है ना, दोनों सेम होने चाहिए, ये 2 और 3, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे छोटा 3 है, 3c2, फिर 4 5, मुझे 3 के इक्विवेलेंट कुछ बनाना पड़ेगा। अरे 2c2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। भाई 2c2 कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इसको 2c2 ना लिख के अगर 3c3 लिख दूं वो भी तो 1 ही होगा। भाई मैं इस 2c2 की जगह अगर 3c3 लिख दूं तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। लेकिन फायदा ये होगा कि उसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 3c2 के साथ, इसके साथ। अब ये NCR प्लस NCR माइनस 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 3 यहाँ पे एक 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इन दोनों में से बड़ा आएगा 3। कितना आया 4c3। अब ये 4c3 कॉम्बिनेशन बनाएगा 4c2 के साथ, तो ये कितना बन जाएगा 5c3। तो चलते चलते क्या हो रहा है कि जब लास्ट में आप पहुंचोगे तो 49c2 के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा होगा वो 49c3 का बन रहा होगा। तो फाइनली आपको मिलेगा 50c3 और प्लस 50c2 इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू 3n प्लस 1 51c3। बच्चों इनको ओपन कर लीजिए आप लोग। 50c3 का मतलब हुआ 50/3, 49/2, 48/1, 50/2, 49/1 एम स्क्वायर इक्वल टू 3n प्लस 1, 51/3, 50/2, 49/1। बच्चों जो सेम पार्ट है वो कैंसिल आउट कर दीजिए। दोनों तरफ से बच्चों क्या क्या मिल सकता है आपको, 50/2 दोनों तरफ से मिलेगा, 50 ये रहा 50/2 दोनों तरफ से मिलेगा। और क्या मिलेगा भाई दोनों तरफ से, 49 मिलेगा दोनों तरफ से, ये रहा 49, 49 और 49, ये भी दोनों तरफ से मिल रहा है। भाई इनको दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, तो कैंसिल करने के बाद कितना बचा, 48/3 बचा, जो कि 16 होता है, 16। और यहाँ कितना बचा बच्चों, यहाँ बचा सिर्फ एम स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचा भाई, ये कट गया और कट गया तो 3 काटेगा 51 को, 3 1 3 और 3 7 21। तो भाई ये आ गया 3n प्लस 1 70। तो बच्चों कुल मिला के आपके पास एक एक्सप्रेशन बन चुका है, ये आ चुका है आपके पास एक्सप्रेशन। यहाँ पे एम स्क्वायर इक्वल टू आ गया 17 को मल्टीप्लाई करो 17, 51 आ रहा है, 51n प्लस 17 और माइनस 16, तो एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई 51n प्लस 1, ये आ गया भाई। अब
आपसे वो पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ n। वो कहता है कि अगर m की वैल्यू एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया कि कम से कम m छोटे से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में ये बताइए n क्या होगा। तो आप n को नेचुरल नंबर पुट करना शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि n की सबसे पहली कौन सी नेचुरल वैल्यू होगी, जिसके लिए m स्क्वायर। देखो एक बात तो क्लियर है कि m एक नेचुरल नंबर आना है, तो m स्क्वायर क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अगर m स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा तभी तो m नेचुरल नंबर बनेगा। भाई 51n+1 अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तभी तो m स्क्वायर खुलने के बाद एक नेचुरल नंबर देगा। तो आपको n को 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, और 2 4 6 वैल्यू रख के आपको पता लग जाएगा कि ये कब एक परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है। 1 रखो 52 आ रहा है, रिजेक्ट हो गया। 2 रखो, रिजेक्ट हो गया। 3 रखो, 3 1 3 3 5 15, और 154 रिजेक्ट हो गया, 3 रिजेक्ट हो गया। 4 रखो, 4 1 4 4 5 20, 205 हो गया, रिजेक्ट हो गया। 5 रखो, 5 और 5 5 25, कितना आ रहा है बच्चों, 5 रख के 5 रिजेक्ट हो गया। 6 रखो, 6 1 6 6 5 30 और 1 307। भाई एक बार चेक करो बच्चों, एक बार चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। 16 प्लस m स्क्वायर, 3n प्लस 1 17, 17 इंटू 3 51n और 17 m स्क्वायर, सही जा रहे हैं बिल्कुल। तो भाई इसमें हमारा जो आंसर है कितना दिया हुआ है, नहीं आंसर, हाँ 5 दिया हुआ बच्चों, आंसर 5 दिया हुआ है, तो 5 पे मिलना चाहिए इसका मतलब। तो 1 पे तो नहीं मिल रहा, 2 पे नहीं मिल रहा, 3 पे 4 1 4 5 नहीं मिल रहा, 5 पे चेक करें। 5 1 5 5 5 25 प्लस 1, अरे मिल तो रहा है भाई, कितना आ गया 256। तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, m स्क्वायर की वैल्यू आ गई 256। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 16। n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो बच्चों n इक्वल टू 5, तो 5 सबसे छोटी वैल्यू होगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग m सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। सो आई थिंक आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया बच्चों, क्वेश्चन 2018 में। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, x इक्वल टू दिस 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 दिस। भैया इसकी लिखो जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होगी इसकी, देखो समीशन लगाओ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1 2 3 r आ गया, 10c1 10c2 10cr आ गया, इसका स्क्वायर लगा दो और r की वैल्यू 1 से लेके n तक ले जाओ। बच्चों एक बात हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना कि जब भी इस जनरल टर्म में कोई भी r की टर्म मल्टीप्लाई कर रही हो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ, तो वो r की टर्म आपको रिमूव करनी पड़ती है, तब जाके आपका आंसर मिलता है। तो भाई इस r की टर्म को आपको रिमूव करना होगा। देखो भाई कैसे रिमूव करोगे, ये लिखा हुआ है 10cr, 2 बार लिखो उसको, 10cr इंटू 10cr। देखो भाई क्या बेनिफिट होगा इसका, x की वैल्यू आ गई समीशन और r। भाई इस r को काटने के लिए 10cr को मैं लिख सकता हूं क्या, 10/r और 9cr माइनस 1 और 10cr। अब देखो r माइनस 1 से स्टार्ट हो गया तो r की वैल्यू को 1 से स्टार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 1 से लेके n। तो भाई r से r कट गया तो 10 बाहर आ गया, कितना हो गया r इक्वल टू 1 से लेके n 9cr माइनस 1 इंटू 10cr। भाई यहाँ तक पहुँच गए हम बच्चों, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब बच्चों देखिए ये बेसिकली बन क्या रहा है। अब अगर मैं इसको देखूं, r को 1 रखो, 0 10c 0 है ना बच्चों। पता क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना जब भी इस टाइप के दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ध्यान रखना कि जो नीचे वाले नंबर है ना, ये जो नीचे वाले ये, इनका सम करने पे r हट जाना चाहिए। अगर इनका सम करके r हट रहा है तो आपका कंसेप्ट बन सकता है। तो बच्चों उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये तो 9cr माइनस 1 है, इसमें लगा दो ncr इक्वल टू होता है nc n माइनस r, तो ये हो गया 10c 10 माइनस r। अब बच्चों सही है, अब देखो अगर मैं 10 माइनस r और r माइनस 1 को ऐड करता हूँ तो कितना आएगा, r माइनस 1 प्लस 10 माइनस r, r से r कट गया
और 10 माइनस 1 9, 9 बचा। कितना बचा बच्चों? 9 बचा, 9। तो बच्चों ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, ध्यान रखना इस बात को भैया। डायरेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि ऐसी कंडीशन में जो आंसर आता है वो क्या आता है, 9 और 10 का सम हो गया, 9 प्लस 10 C, और इन दोनों का सम कर दो, R से R कट गया, कितना आ गया 9। तो कितना आ गया 19C9। इसका आंसर आया 19C9 और मल्टीप्लाई किससे हो रही है 10 से, तो 10 इंटू 19C9 ये आ गया बच्चों, 10 इंटू 19C9। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। भाई ये 19 है, 19 है, तो काट लो भाई इसको। आपको निकालना है 1 अपॉन, तो भाई जो भी आपको निकालना है उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी है। तो 19C9 में आप क्या लिखेंगे इसको, 19 का फैक्टोरियल अपॉन 9 का फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल। अब भाई जो भी आपको चाहिए उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो आप, तो 1 अपॉन 1430 इंटू एक्स, ये चाहिए आपको। भाई सब कुछ सिंप्लीफिकेशन में करना आप, तो बस 1430 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 10, और 19 फैक्टर खोल लो, 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। 11 क्या आएगा 10 फैक्टोरियल, वो नीचे से कट गया, तो 9 फैक्टोरियल क्या बनेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। भाई इस सबको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सबको आपको कट्टम कट करना पड़ेगा, कट्टम कट। भाई कट्टम कट कैसे करोगे, भाई आपको 10 काटना है, 10 काटना है, इसके 0 से काट दो, काट दिया भाई 10। आपको काटना है 18, भाई 18 कैसे कटेगा 9 इंटू 2 कट गया 18। आपको काटना है भाई, मान लिया आपको काटना है अब 8, गिरा 8 से काट दो 16 2 टाइम, और 5 से काट दो 15 3 टाइम, और 7 से काट दो 14 2 टाइम, और 4 3 12, लो जी 12 भी कट गया, और जी 3 2 6 भी कट गया। तो भाई नीचे कुछ नहीं बचा, तो ये आ गया अब 19 इंटू 17 इंटू एक 2 बचा हुआ है 2 इंटू 13 इंटू 11, नीचे बचा हुआ है 143। तो 143 भाई कटेगा 11 से कट जाएगा, या 13, हाँ 13 1 13 और 13 1 13, 11 से 11 कट गया, तो ये बचा 19 इंटू 34। तो भाई 19 इंटू 34 कितना होता है 646, बस मिल गया आंसर, 646 विल बी द आंसर। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब जिनको ये शॉर्टकट समझ में नहीं आया तो उनके लिए मेरे पास एक और तरीका है इसको करने का, आओ उस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आप पॉज करके इसको लिख लेना बच्चों। अब मैं अपना एक नया तरीका लगा रहा हूँ, इसको रफ कर देते हैं बच्चों, आओ इसको रफ कर देते हैं। देखो भाई इसका एक सेकंड मेथड भी है, तो सेकंड मेथड क्या है बच्चों, सेकंड मेथड ये है यार कि जब भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पहला काम तो वही है कि एक को हमें थोड़ा सा इस टाइप से लिखना होता है, r इक्वल टू 1 से n 9cr माइनस 1, और ये r दोनों कट जाने चाहिए, तो 10cr माइनस 1। चलो इसके बाद अब वो नहीं कर रहा जो पहले किया था, अब आप इसको ओपन कर लो, ओपन करोगे तो कितना आएगा 9c0 और 10। बच्चों यहाँ पे कुछ हमने चेंज नहीं करा क्या, चेंज करके कितना बनेगा, ये बनेगा 10 माइनस r जी, तो कितना आ गया 10c10 प्लस 9c2 और 9c1 और 10c9, 9c2 10c8, बच्चों 10 तक जा रहा है, 10 तक, ये n तक नहीं जा रहा, ये 10 तक जा रहा है बच्चों। कहाँ तक जा रहा है, ये 10 तक, ये भी ना n की वैल्यू 10 है, ये n की वैल्यू 10 है। तो लास्ट में क्या आएगा जब आप 10 रखोगे, तो 9c9 इंटू 10c0। बच्चों जब भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप दो सीरीज को ओपन कर लो, एक तो कर लो, देखो ऊपर 10 है तो 10 के लिए, और एक ओपन कर लो
9 के लिए। इन दोनों को ओपन कर लो, एक 10 के 9 के कितना आएगा ये 10c0 प्लस 10c1x 10c2x स्क्वायर और 10x की पावर 10। यहाँ पे आएगा 9c0 9c1x 9c2x स्क्वायर और लास्ट में आएगा 9c9x की पावर 9। अब आप जरा गौर से देखिए कि ये जो दो के प्रोडक्ट आ रहे हैं ये कब बन रहे होंगे, जब 9c0 मल्टीप्लाई करेगा 10c 10 से, जब 9c0 10c 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो x की पावर 10 देगा। अब देखो 9c1 जब मल्टीप्लाई करेगा 10c 9 से, 10c 9 में x की पावर 9 होगा और 9c1 में x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 जब x की पावर 10 से x की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो x की पावर 10 देगा। तो बेसिकली ये हो रहा है बच्चों, जब भी मैं इन दोनों एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करता हूं और मल्टीप्लाई करके x की पावर 10 जितनी भी बार बनेगा, x की पावर 10 जितनी भी बार बनेगा वो यही बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करके x की पावर 10 ढूंढोगे तो ये आएगा। तो जब राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लेफ्ट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भाई लेफ्ट को भी मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों सेम ही है, 1 प्लस x की पावर 19। और इसमें अगर आप कोफिशिएंट ढूंढोगे, कोफिशिएंट ढूंढोगे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 ढूंढोगे तो वो आपको राइट हैंड साइड की मल्टीप्लिकेशन से वो दे देगा निकाल के। तो भाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 कितना होता है, NCR, तो 19c10 कितना होगा 19c10 होगा। तो बच्चों इसका मतलब जो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास, जो x की वैल्यू आ रही है, ये x की वैल्यू इक्वल टू 10 इंटू और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 है, किसमें 1 प्लस x की पावर 19 के एक्सपेंशन में, तो कितना हो जाएगा 19c10 हो जाएगा। और 19c10 को आप यहाँ पे रख दीजिए और अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसको ओपन करके और आपका बच्चों आंसर मिल जाएगा 646। तो मैंने आपको ये दो तरीके से करा दिया। पहले वाला तरीका आपको शॉर्टकट याद रखना है कि नीचे वाले का जो सम है उसमें से r रिमूव हो जाना चाहिए, तो फिर ऊपर वाला का सम c, नीचे वाले का सम, तो वो 2n+1 c करके आंसर मिल जाता है। और बच्चों ये है इसका रियल सॉल्यूशन कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आंसर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, चलिए तो करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है और यहाँ पर ये एक डिटर्मिनेंट हमें बनाना है, डिटर्मिनेंट लेना है इसका और डिटर्मिनेंट इसका सॉल्व करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये अंदर वाली जो एंट्रीज है ना इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इनको सिंप्लीफाई करके जब हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे 2/2, उसके बाद हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो आप इस फर्स्ट वाले के बारे में बताइए, ये फर्स्ट वाला क्या है, k इक्वल टू 0 से n और k। बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली ये क्या आ रहा है 0 + 1 + 2 एंड सो ऑन n, तो ये हो जाएगा n + 1/2। तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसकी बात करें सेकंड वाले की, दोस्तों सेकंड वाले में हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है NC के k स्क्वायर, तो NC के k स्क्वायर, तो मैंने आपको पहले समझाया था कि कोई भी टर्म बाइनोमियल कोफिशिएंट के बराबर में कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं आनी चाहिए। वेरिएबल टर्म कौन होती है, जिसमें हम समीशन को ओपन कर रहे हैं, जैसे कि हम मोस्टली r होती है, यहाँ पर k दे रखा है, यहाँ पर k की कोई भी टर्म नहीं बचनी चाहिए। तो बच्चों इसी को हमें प्रोसेस करना होगा। तो अगर मैं इसको कुछ इस टाइप से प्रोसेस करने की कोशिश करूं कि मैं इसको लिखूं n/k और n-1 ck-1 इंटू k स्क्वायर, हुआ क्या कि स्क्वायर से एक k कटा है, अभी भी बचा हुआ है एक k, तो यहाँ पर क्या होगा n तो मैंने कॉमन ले लिया, समीशन कितना बचा हुआ है k बचा हुआ है और n-1 ck-1, क्योंकि वो k-1 हो चुका है तो 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, n तक जाना पड़ेगा। अब बच्चों ये k भी यहाँ पर नहीं बचना चाहिए, अब k को मैं k-1 से कैसे काटूं, तो मुझे k को k-1 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर लिखूंगा मैं k-1 + 1 n-1 ck-1। तो दोस्तों ये हो जाएगा n, और जब आप क्या करेंगे इस k-1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो समीशन k इक्वल टू 1 से n, और यहाँ पर आएगा k-1 n-1 ck-1। और दोस्तों ये आ जाएगा प्लस n समीशन k इक्वल टू 1 से n और n-1 ck-1। तो बच्चों इस तरीके से, क्योंकि
k माइनस वन वाला पार्ट एक बार मल्टीप्लाई करा, वन वाला पार्ट मल्टीप्लाई करा, तो बच्चों ये हो जाएगा n समीशन k माइनस वन, इसको दोबारा खोलिए n माइनस वन अपॉन k माइनस वन। अब ये n माइनस टू से c k माइनस टू तक चला गया और k माइनस टू होने की वजह से ये 2 से स्टार्ट करेगा। और दोस्तों n ये कितना बना, जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो n माइनस वन सी जीरो, n माइनस वन सी वन, n माइनस वन सी टू एंड सो ऑन, n माइनस वन सी n माइनस वन। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 की पावर n होता है। यहाँ पर सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 की पावर n माइनस वन होगा क्योंकि ये n माइनस वन से स्टार्ट कर रहा है, कि 2 की पावर n माइनस वन बन जाएगा। k माइनस वन से k माइनस वन चला जाएगा n माइनस वन, और बच्चों जो बचा हुआ पार्ट है वो चलेगा n माइनस टू से सी के माइनस टू, टू से n, जब आप 2 रखेंगे तो 0 आएगा, n माइनस टू सी जीरो प्लस n माइनस टू सी वन प्लस n माइनस टू सी वन एंड सो ऑन n माइनस टू सी n माइनस टू, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो 2 की पावर n माइनस टू बनेगा और प्लस n 2 की पावर n माइनस वन बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कॉमन लेंगे n और 2 की पावर n माइनस टू कॉमन लेंगे, तो यहाँ से ये 2 यहाँ पे तो ये कंप्लीटली निकल गया, यहाँ से n माइनस वन बचेगा और यहाँ से n कॉमन, 2 की पावर n माइनस वन कॉमन, सॉरी n माइनस टू कॉमन, तो 2 बचेगा। तो ये ओवरऑल हो गया आपका n और n प्लस वन 2 की पावर n माइनस टू। तो बच्चों ये आ गया आपके सेकंड वाले का जो है मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद सेकंड वाला ये आएगा। तो बच्चों हमने फर्स्ट वाला भी कर लिया, सेकंड वाला भी कर लिया, अब हम थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। ये थर्ड वाला जो है भाई, थर्ड वाला क्या बोलता है यहाँ पे कर लेते हैं, k इक्वल टू जीरो से n n c k इंटू के। तो भाई k को तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर हम k को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो उसको n बाई के और n माइनस वन सी के माइनस वन इंटू के, तो k से k कट गया, n आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ k माइनस वन होने की वजह से k की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी, n माइनस वन सी के माइनस वन। जब आप इसको 1 रखोगे, 2 रखोगे और n तक जाओगे तो n माइनस वन सी जीरो, n माइनस वन सी टू, तो ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 की पावर n माइनस वन बन जाएगा थर्ड वाला। तो भाई थर्ड वाला भी हो गया। बात करते हैं फोर्थ वाले की। दोस्तों फोर्थ वाला क्या बनेगा भाई, फोर्थ वाले के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे समीशन k इक्वल टू जीरो से n सी के और 3 की पावर k। जब इसको ओपन करते हैं तो ये आता है n सी जीरो 3 की पावर जीरो, n सी वन 3 की पावर वन एंड सो सी n 3 की पावर n। तो बेसिकली ये 1 प्लस 3 की पावर n का एक्सपेंशन है, तो ये 4 की पावर n हो जाएगा। तो टोटल बच्चों ये आ जाएगा 4 की पावर n। तब आपके पास 2/2 का डिटर्मिनेंट आ चुका है, सारी एंट्रीज हमने लिख ली हैं। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे जो हमारा 2/2 का डिटर्मिनेंट है उसको ओपन कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट बन के आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आ रहा है n प्लस 1/2 और यहाँ पर आ रहा है n प्लस वन 2 की पावर n माइनस टू, और थर्ड पे आ रहा है n 2 की पावर n माइनस वन, और फोर्थ पे आ रहा है फोर्थ की पावर n इक्वल टू जीरो। तो बच्चों इस 2/2 को अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप थोड़ा स्पेस चाहिए, तो भाई स्पेस बनाया जाए। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। डिटर्मिनेंट में जो 2/2 में जो 4 एलिमेंट्स हैं, चारों की वैल्यूज मैंने अलग अलग फाइंड आउट कर ली है, उनको बच्चों हमने पुट भी कर दिया है। अब हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैंने यहां से रो 1 से n प्लस वन कॉमन लिया, n प्लस वन कॉमन लिया रो 1 से। फिर मैंने क्या कॉमन लिया भाई, रो 2 से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, रो 2 से आप कुछ भी कॉमन मत दीजिए, यहाँ पे सिंपल लिखिए। अच्छा एक काम करो, 2 भी कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन नीचे से सिंपल 1 बचेगा, और यहाँ से आपने कॉमन लिया है तो ये 2 था ही नहीं, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो 2 आ गया ऊपर, यहाँ बचा 2 की पावर n माइनस वन बचा, और यहाँ से n 2 की पावर n माइनस वन और 4 की पावर n जीरो। तो बच्चों अब n जो है ना, n बेसिकली एक नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये वाला पार्ट तो कभी जीरो नहीं होगा भाई, ये वाला पार्ट तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से n की वैल्यू जीरो, n की वैल्यू माइनस वन आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये वाला पार्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस वन और प्लस n माइनस वन 2 बार कर दीजिए इक्वल टू जीरो। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई कराया तो बेसिकली 2 की पावर n माइनस वन 2 की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई करेगा तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 4 की पावर n माइनस n
टू की पावर टू एन माइनस टू इक्वल टू 0। दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर n और ये 2 की पावर 2n को लिखोगे आप 4 की पावर n और 2 की पावर -2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 की पावर n कॉमन ले लीजिए और 1 माइनस n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों 4 की पावर n तो कभी 0 नहीं होगा, यही 0 होगा, तो n की वैल्यू 4 आएगी। भाई n की वैल्यू क्या आएगी 4। तो बच्चों n की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब जैसे ही आपको n की वैल्यू मिली बच्चों, इसको थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। जैसे ही आपको n की वैल्यू मिलेगी तो n की वैल्यू मिलने के बाद आपको ये फाइंड आउट करना है। तो समीशन 0 टू n की वैल्यू 4 है और 4ck अपॉन k प्लस 1। बच्चों देखो वेरिएबल नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना, k वेरिएबल, तो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं k प्लस 1 को हटाने के लिए इसमें ना 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, और 4ck और 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या बना, ये बेसिकली बना 1/5 समीशन 5ck प्लस 1 बन गया। 5ck प्लस 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 अपॉन k प्लस 1 और एक डिक्रीज करते हैं, आपको पता ही क्या करना है। तो बच्चों इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। और k की वैल्यू हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, k की वैल्यू हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, इतना समझ में आ गया। तो k की वैल्यू बच्चों 0 से 4 तक जा रही है, 0 से कहां तक जा रही है, 4 तक जा रही है। अब बच्चों इसको देखिए आप, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, रखो 0, तो 5c1 5c2 एंड सो ऑन 5c5 तक जा रहा है। तो इसमें मैं सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट लगाऊं, उसके लिए क्या मिसिंग है, उसके लिए 5c0 मिसिंग है। अगर हम 5c0 से खुद ऐड कर दें और माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और माइनस 5c0। 5c0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1। तो बच्चों ये आ गया 2 की पावर 5 31/5। तो बच्चों ये होगा 566.2 और 6.2 ही आपको आंसर दिया हुआ है। तो बच्चों ये पूरा सॉल्यूशन मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं, चीजों को सिंप्लीफाई किया है और कैसे बाइनोमियल को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन में वही दिखाया गया है। चलिए आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों इसमें काफी सारा डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में से आपको ना चीजें चूज करनी है कि क्या है। ये तो डिफाइन किया गया है कि SCR क्या होता है बेसिकली, मतलब SCR का मतलब है NCR की डेफिनेशन है, कि वो कह रहा है कि ये इसको ओपन कर रहा है कि NCR क्या है। सबको पता भी NCR क्या होता है। NCR में वो कह रहा है कि n की वैल्यू अगर r से बड़ी है या इक्वल है तो ये डेफिनेशन होती है। तो सबको पता यही होती है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। वो कह रहा है कि अगर r की वैल्यू बड़ी हो गई n से, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर हो गई तो 0 हो जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ऐसा कुछ डिफाइन किया गया पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें पता है ऑलरेडी। बच्चों और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है GMN इक्वल टू समीशन FMNP अपॉन n प्लस PCP। तो बच्चों इस GMN को निकालने के लिए आपको FMNP की जरूरत पड़ेगी, और FMNP कहां पर बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है। तो मुझे ओवरऑल ये पता लगा कि मुझे सबसे पहले FMNP को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों ये आ गया समीशन I इक्वल टू 0 से P, और यहां पर लिखा हुआ है MCI इंटू n प्लस आई CP और P प्लस n CP माइनस आई। तो बच्चों हमारे दिमाग में अभी कंफ्यूजन है क्या, इसको सॉल्व कैसे करें। भाई एक बात याद रखना कि जो भी आपको रिक्वायर्ड होता है ना, वो आपको हिंट करता है। देखो आपको जो वैल्यू FMNP की जो वैल्यू आएगी उसको आप कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे। अगर यहां पुट करेंगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है, n प्लस पी सी पी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब n प्लस पी सी पी अगर आपको मिल जाए तो डायरेक्ट कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिल रहा है कि यार मैं n प्लस पी सी पी बनाना चाहता हूं, n प्लस पी सी पी मुझे बनाना है। तो उसके लिए देखो मैं क्या कर सकता हूं, आप देखिए दोस्तों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें बनाना है n प्लस पी सी पी। तो MCI हाँ परेशान कर रहा है, नहीं कर रहा है MCI परेशान, लेकिन हमें अगर मैं इसको खोलता हूं, क्योंकि मुझे n प्लस पी सी पी बनाना है, पर यहाँ p माइनस आई है, इसको खोलो तो कितना हो रहा है, p प्लस n का फैक्टोरियल, और ये कितना हो रहा है, p माइनस आई का फैक्टोरियल। और जब इसको इससे माइनस करोगे
तो माइनस पी कट गया और n प्लस आई बन जाएगा ना, n प्लस आई का फैक्टोरियल, ये बन गया। अगर मैं इसको भी ओपन कर लूं तो n प्लस आई का फैक्टोरियल और ये p फैक्टोरियल और n प्लस आई माइनस p का फैक्टोरियल, ये बन गया। तो बच्चों बेसिकली मुझे बनाना है n प्लस पी सी पी बनाना है। तो n प्लस पी सी पी कब बनता है भाई? जब n प्लस पी का फैक्टोरियल ऊपर हो, नीचे हो p फैक्टोरियल और दिस माइनस दिस n फैक्टोरियल, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो भाई मैं इनको सर्कल कर देता हूँ। n प्लस पी फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये रहा n प्लस पी फैक्टोरियल, और नीचे इतना है p फैक्टोरियल जो कि है मेरे पास, ये रहा p फैक्टोरियल, और मुझे क्या चाहिए? n फैक्टोरियल चाहिए। तो भाई मैं काम करता हूँ यहाँ पर n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करता हूँ, n फैक्टोरियल से डिवाइड करता हूँ। तो भाई इसको भी मार्क कर लो, ये लो भाई। तो ये ओवरऑल कितना आ गया भाई? ये ओवरऑल आ गया समीशन आई इक्वल टू 0 से p एम सी आई इंटू, भाई ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? n प्लस पी, n प्लस पी, n प्लस पी सी पी बन गया भाई। ये 1 2 3 इनसे मिलके ये बना दिया। अब बचा हुआ पार्ट क्या बना रहा है? बचा हुआ पार्ट भाई ये तो कट गया, ये तो कट गया। अब ये n है और ये p माइनस आई है और ये, तो भाई ये बना रहा है n सी p माइनस आई, ये बना रहा है भाई, ये बना रहा है। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां तक पहुंच गए हम। तो भाई बेनिफिट मिल गया, इसका बेनिफिट क्या मिल गया? ये तो बाहर आ गया, कांस्टेंट बन गया n प्लस पी सी पी, और समीशन आई इक्वल टू 0 से p एम सी आई इंटू एन सी पी माइनस आई, यहां तक पहुंच गए दोस्तों। अब देखिए क्या करना है। अब बच्चों देखो, याद करो मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले इसके लास्ट क्वेश्चन में कि जब भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो कि नीचे वाले पार्ट होते हैं ना, इनका सम करने पर वेरिएबल हट जाना चाहिए। अगर मैं i प्लस पी माइनस आई करूंगा तो i से i कट जाएगा, p बचेगा, और देखो वेरिएबल भी i है क्योंकि लिमिट i में चल रही है। तो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट का आंसर क्या हो जाता है? ऊपर वाले का सम हो जाता है और नीचे जो सम करके आता है वो उसका आंसर बन जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो स्टार्टिंग से चलना चाहिए। स्टार्टिंग का मतलब है कि i इक्वल टू 0 से चलना चाहिए। देखो 0 से चल रहा है, 0 से स्टार्टिंग से चल रहा है और लास्ट तक जा रहा है। तो बच्चों ये चीज हम 2 बार अप्लाई कर चुके हैं, और यहां पर बच्चों आंसर आएगा m प्लस एन सी, इन दोनों को सम कर दो, i से i कट गया p, तो भाई ये होगा इसका आंसर। एफ एन पी हमने निकाल लिया। अब दोस्तों जो भी आपको दिया हुआ है जी एम एन, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जी एम एन की। तो जी एम एन की वैल्यू आ रही है बच्चों समीशन समीशन लगा रहा है भी वो p इक्वल टू 0 से m प्लस n तक, ऊपर लिख रहा है वो एफ एन पी ये आ चुका है भाई ऊपर, सी पी इंटू एम प्लस एन सी पी और डिवाइड बाय n प्लस पी सी पी। ये इससे कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। कैंसिल आउट होने के बाद सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई है। जब आप p को रखोगे 0 तो ये क्या जा रहा है? m प्लस एन सी 0 प्लस m प्लस एन सी 1, और ये कहानी चलते चलते लास्ट में जा रही है m प्लस एन तक, m प्लस एन सी m प्लस एन। तो बच्चों ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है जो कि 2 की पावर m प्लस n बन जाएगा। दोस्तों इतना खतरनाक दिखने वाला एक्सप्रेशन लास्ट में जो कन्वर्ट हो गया वो 2 की पावर m प्लस n में हो गया। आपको यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है ना, वो इस वाले कंसेप्ट पर रखना है बच्चों। ये कंसेप्ट 2 बार यूज हो चुका है एडवांस के क्वेश्चन में, 2 बार, कि जब भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट दिया हो समीशन की फॉर्म में, तो नीचे वाले के सम में वेरिएबल कट जाना चाहिए। वेरिएबल कट रहा है और ऊपर वाले का सम और नीचे वाले का सम जो होगा वो उसका आंसर होता है। ठीक है बच्चों, तो फाइनली हम पूरे कंक्लूजन को करने के बाद 2 की पावर m प्लस n पे पहुंच चुके हैं। बच्चों इसको रफ कर देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले देख के ना। तो बच्चों फाइनली हमारा जो ये जी एम एन आ चुका है, जी एम एन, तो फाइनली बच्चों जी एम एन की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 2 की पावर m प्लस n। इसको आप 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बच्चों आपको ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, वो कहता है जी एम एन इक्वल टू जी एन एम होता है फॉर ऑल इंटीजर, बिल्कुल सही बात कर रहा है वो। अगर मैं इसको जी एन एम भी लिखूंगा तो भी सेम ही आंसर आएगा, n प्लस m हो जाएगा, जो कि एक ही बात है। तो बच्चों ये एक ही बात है, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन जो है ना आपका करेक्ट है। ए ऑप्शन बच्चों आपको क्या है? करेक्ट है। बच्चों बात करते हैं बी ऑप्शन की। तो बी ऑप्शन की बात करते हैं, आइए। बी ऑप्शन कहता है कि जी एम
एन प्लस वन, जी एम एन प्लस वन, और इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, टू की पावर जी एम एन होता है एम प्लस एन, एम की जगह तो एम ही है और एन की जगह क्या है एन प्लस वन, तो ये आ गया, इस तरीके से आ गया। वो किसके इक्वल बता रहा है, वो कह रहा है कि जी एम प्लस वन एन के इक्वल है, तो भाई जी एम प्लस वन एन भी निकाल लो, तो कितना होगा भाई, टू की पावर एम की जगह एम प्लस वन आएगा और इसकी जगह एन आएगा, दोनों सेम ही है यार, तो बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। बच्चों बी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। बात करते हैं बच्चों सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में वो कहता है कि जी ऑफ टू एम और टू एन, भाई इसकी वो वैल्यू पूछ रहा है। अब फॉर्मूले में हमने अभी क्या ड्राइव करा है कि टू की पावर जो भी एम की जगह टू एम है और एन की जगह टू एन है, आप इसको टू की पावर टू एम प्लस एन भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। वो कह रहा है किसके इक्वल है, ये ट्वाइस ऑफ जीएम के इक्वल है, ट्वाइस ऑफ जीएम, तो ट्वाइस ऑफ जीएम के इक्वल है, तो चेक कर लेते हैं कि भाई ये तो ट्वाइस हो गया और जीएम की वैल्यू कितनी है, टू की पावर एम प्लस एन, तो यार ये इसके इक्वल तो नहीं आ रहा बच्चों, ये दोनों इक्वल तो नहीं आ रहे, तो सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट नहीं हुआ। जो सी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बच्चों लास्ट ऑप्शन है ये डी ऑप्शन, वो कहता है कि जी टू एम एम एन जो आपने अभी अभी निकाला था, टू एम और टू एन जो आपने अभी निकाला था, ये निकाला था आपने ये टू की पावर टू एम प्लस एन, वो कह रहा है कि ये जी एम एन के स्क्वायर के इक्वल है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आप इसको टू की पावर एम प्लस एन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो जो पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करती हैं, तो जी एम एन का जो स्क्वायर होगा वो बेसिकली टू इंटू एम प्लस एन के इक्वल ही होगा, और बच्चों ये जी एम एन ही है, ये जी एम एन ही है, तो इसके स्क्वायर के इक्वल है, तो बच्चों डी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है कि इफ ए एंड बी बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर फाइव, बच्चों इसके अंदर एक्स की पावर फाइव का कोफिशिएंट, इसके अंदर एक्स की पावर माइनस फाइव के कोफिशिएंट के इक्वल है, तो आपको बी की वैल्यू चाहिए। तो ये काम करते हैं, इस पहले वाले में, इस पहले वाले की जनरल टर्म लिख लेते हैं टी आर प्लस वन, क्या होता है बच्चों फोर सी आर, और जो फर्स्ट में लिखा होता है फर्स्ट में ए एक्स स्क्वायर, उसकी पावर होता है एन माइनस आर, यहाँ पे फोर माइनस आर, और जो सेकंड में लिखा होता है उसकी पावर बच्चों आर होता है 70/27 बी एक्स की पावर आर। आइए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, टी आर प्लस वन फोर सी आर, बच्चों मैं इसको क्लास में पढ़ाता हूं हमेशा कि ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, मैं कहता हूं कि फर्स्ट प्लस सेकंड की पावर एन का जनरल टर्म होती है एन सी आर, फर्स्ट वाले की पावर एन माइनस आर और सेकंड वाले की पावर आर। इस तरीके से बच्चों आप इसको याद कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हो रहा है ए की पावर फोर माइनस आर और एक्स की पावर एट माइनस टू आर और 70 की पावर आर, और नीचे बच्चों है 27 इसकी पावर भी आर है, और ये बी भी नीचे ही आ रहा है, बी की पावर आर, और एक्स की पावर आर नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी एक्स की पावर, तो एक्स की पावर जब मैं ऊपर कर दूंगा तो ये माइनस आर हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चों हमें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 चाहिए, एक्स की पावर 5 कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, एक्स की पावर कितनी है 8 माइनस टू आर, और ये भी इसमें जुड़ जाएगी, तो कुल मिला के बच्चों 8 माइनस टू आर और ये माइनस आर भी इसमें जुड़ जाएगी, ये तो ये बच्चों कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो आपको r निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये 3r इधर आ जाएगा और 8 माइनस 5 3 इधर हो जाएगा, तो बच्चों r की वैल्यू ओवरऑल आपकी 1 आ जाएगी। तो बच्चों r की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो वो कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन, तो भाई कोफिशिएंट कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 बच्चों कितना आएगा, r को 1 पुट कर दो और बस ठीक है भाई, कितना हो गया 4c1 और a की पावर 4 माइनस 1 3 हो गया, और x तो हट गया क्योंकि हमने तो कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, और 70 की पावर 1 हो गया, नीचे 27 की पावर भी 1 ही है और 1/b हो गया। तो बच्चों ओवरऑल ये आ गया आपका, तो बाद में सिंप्लीफाई करेंगे इसको। बच्चों चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। सेकंड वाले में आपको x की पावर -5 चाहिए, तो बच्चों इसकी जनरल टर्म क्या लिखोगे आप, इसकी जनरल टर्म क्या होगी सेकंड वाले की, एनसीआर, और फर्स्ट वाला कौन है ax की पावर 7 माइनस आर, और सेकंड वाला कौन है माइनस और इसकी पावर r। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7cr a की पावर 7 माइनस आर और नीचे b की पावर r आएगा, और x की पावर यहां से आएगा 7 माइनस आर
और यहाँ से आएगा -2r, ये इसमें ऐड हो जाएगा -2r, और ये एक माइनस भी लगा हुआ है नीचे, तो ये नीचे लगाए थे -1 की पावर r नीचे लगाए थे। आई थिंक सारे मैंने कवर कर लिए। तो बच्चों यहाँ से आपको जो x की पावर है 7 माइनस 3r, इसको 0 -5 करना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर है बच्चों वो कितनी होनी चाहिए, -5 होनी चाहिए। तो यहाँ से बच्चों r की वैल्यू कितनी आ रही है, 7, ये 12 हो गया और ये 3r हो गया। तो बच्चों r की वैल्यू ओवरऑल यहाँ से 4 आ रही है। तो यहाँ से बच्चों कोफिशिएंट क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5, रखिए 7c4 और a की पावर 7 - 4 3 हो गया, और x की कोई जरूरत नहीं है, और b की पावर 4 हो गया दोस्तों, और -1 की पावर 4 भी पॉजिटिव हो गया, ये आ गया। बच्चों वो इसको दोनों को इक्वल बोल रहा है, अगर दोनों को इक्वल बोल रहा है तो हम भी इक्वल लिख देते हैं। तो कितना आ गया 4c1 बच्चों कितना होता है, 4 ही होता है, 4a³ और 70/27, तो 70/27 इंटू 1/b इक्वल टू 7c4 और a³/b⁴। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। यहां से आप दिमाग लगाइए कि a³ से तो a³ कट गया, और एक b से b कट जाएगा, क्योंकि b क्या है, नॉन जीरो है, आप काट सकते हैं, नॉन जीरो है। तो b की पावर 4 है, तो b³ इधर बन गया, b³ आ गया, b³। और 7c4 को लिखिए 7/4, 6/3, 5/2, 4/1, समझ गए। और ये 27 ऊपर चला जाएगा, और ये 70 नीचे आ जाएगा, और b कट चुका है। चलिए, और बच्चों ये 4 भी आएगा नीचे, एक बार 4 भी आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों। इसको सिंप्लीफाई करिए आप लोग, 7 से हम इसको काटेंगे 10 टाइम काटेंगे इसको, 10 टाइम है ना, और 4 से 4 कट गया, और 3 2 6 कट गया, ठीक है ना। तो कितना बचा है, 5 बचा है, 27 बचा है, और 4 बचा है, और 10 बचा है। तो 5 2 कटेगा, तो 27/8 आ गया। तो b³ 27/8 है, तो b कितना हो जाएगा बच्चों, b हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और बच्चों 3/2 विल बी द आंसर। तो बच्चों यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 आएगी। हमें निकालना है 2b, तो 2b कितना होगा, 2b हो जाएगा 3। बच्चों 3 ही इसका फाइनल आंसर होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ हमने जनरल टर्म को जैसे हम एक्सपेंड करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म लिखा, सिंप्लीफाई करा, और दोनों को इक्वेट कर दिया, और हमने फाइनली आंसर निकाल लिया। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मुझे पूछा 25 क्वेश्चन है, ये 25 में आया, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। चलो, वो कहता है कि a0 a1 a एंड सो ऑन a23 बी अ रियल नंबर सच दैट। बच्चों अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो कितना आएगा, a0 x की पावर 0 a1 समथिंग। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये 1 + 2/5 x की पावर 23 लिखा हुआ है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2 एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा a23 x की पावर 23। तो वो कहता है कि इसके एक्सपेंशन में सभी रियल नंबर के लिए, फॉर एवरी रियल नंबर, वो कहता है कि ए आर बी द लार्जेस्ट अमंग द नंबर्स एजे। वो कहता है कि ये जो a0 है, a1 है, a2 है, a23 है, वो कहता है इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। मतलब वो ग्रेटेस्ट टर्म पूछना चाहता है, ग्रेटेस्ट टर्म। एक होता है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जो कि मिडिल टर्म कोएफिशिएंट होता है। एक होता है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। अब ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कैसे आता है, जैसे आपने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का कंसेप्ट पढ़ा है बच्चों, आपने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर हम ax + by की पावर n यहां पर नेचुरल नंबर मानिए आप, ax + by की पावर n को एक्सपेंड करते हैं। अगर बच्चों हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें इसके एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब होता है कि कौन सी टर्म का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है। तो बच्चों इसके लिए एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, कि लॉन्ग कट में नहीं जाएंगे। शॉर्टकट ये है, जैसे मैंने माना कि r + 1th टर्म विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, r + 1th टर्म विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। इसका मतलब बच्चों मान के चल रहा हूं कि tr + 1 सबसे ग्रेटेस्ट टर्म होगी। अब मुझे r चाहिए, तो बच्चों r के लिए बेसिकली क्या होता है, r को आप रखते हो
m-1 से m के बीच में, ये है r। अब क्या हो गया, m क्या है बच्चों, m को हम निकालते हैं n+1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट टर्म ax अपॉन सेकेंड टर्म by। बच्चों ये फॉर्मूला है, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है कि लेट r+1 टर्म विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो r की वैल्यू आती है m-1 से m के बीच में, और m कैसे आता है, n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड फर्स्ट अपॉन सेकेंड। अब बच्चों यहां पर केसेस हैं, जैसे कि मान लिया हमें इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, अब यार मान लिया कि जो m की वैल्यू है, जो m की वैल्यू है वो एक फ्रैक्शनल टर्म आई है, मतलब m की वैल्यू क्या आई है, एक फ्रैक्शनल टर्म आई है, एक फ्रैक्शनल टर्म जिसमें डेसिमल में आई, जैसे मान लिया 5.2 आ गया, 6.2 आ गया समथिंग। अब हमें r डालना है किसके बीच में, m-1 से m के बीच में। लेट सपोज कि m की वैल्यू 5.4 आई है, 5.4, तो यार r की वैल्यू m-1 से m के बीच में, तो 5.4 माइनस 1 कितना हो गया, 4.4, और यहां पे कितना आ गया 5.4। तो इनके बीच में इंटीजर कौन सा आता है, सिर्फ एक ही आता है, कौन सा, 5। तो बच्चों r की वैल्यू 5 हो गई, तो इसका मतलब 5+1 6 टर्म विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। लेकिन बच्चों सेकंड केस में अगर m की वैल्यू एक इंटीजर आ गई, m की वैल्यू मान लिया m की वैल्यू 6 आ गई, तो भाई r की वैल्यू m-1 से m के बीच में है, तो 6 - 1 5 और 6 दोनों इंक्लूड है, तो r की वैल्यू 5 भी होगी और 6 भी होगी। अगर r की वैल्यू 5 और 6 दोनों है, तो इसका मतलब r+1 में 6 और 7 टर्म बोथ विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी और दो टर्म आएंगी। तो बच्चों ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप पहले नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर हम अपने इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो इसमें आपसे a0 a1 a2 इनमें से ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट पूछा है, तो बेसिकली वो आपसे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ही पूछ रहा है, मतलब वो कह रहा है कि किसी भी x के लिए कौन सबसे ग्रेटेस्ट होगा, तो आप x को जो मन में आए वो मान लीजिए। सबसे इजी x को जो है 1 मानना होता है, मैं x को 1 मान लेता हूं। तो बच्चों अगर मैं पुट x = 1 कर दूं, तो बेसिकली इस पूरे एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे m की वैल्यू चाहिए। तो भाई m कैसे मिलेगा, n+1, भाई n+1 में n की वैल्यू कितनी है, 23 + 1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट वाला अपॉन सेकंड वाला। भाई फर्स्ट वाला कौन है, 1 1, सेकंड वाला कौन है, 2/5, x की वैल्यू मैं मान चुका हूं, तो 2/5, तो 2/5 करेंगे बच्चों ये, और इसका मॉड लगाएंगे, तो ये आ गया 23 + 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2/5, यहां मॉड आएगा, तो 24, अब मॉड की जरूरत नहीं है, ये 5/2 हो गया, 1 प्लस 5/2, तो ये हो गया 48/7। तो 48/7 कितना होता भाई, 7 49, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 6 प्लस आएगा, 6 प्लस h, क्योंकि बच्चों ये 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 7 6 42 और 7 7 49, तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है बच्चों m की वैल्यू, तो मैंने कहा था कि अगर m की वैल्यू डेसिमल आती है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसकी जस्ट देखो m की वैल्यू 5.4 आई थी, तो r की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है, मतलब क्योंकि अगर देखो अगर ये डेसिमल में आ रही है, 6 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो 6 पॉइंट समथिंग यहां रखेंगे, -1 करेंगे, 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग और 6 पॉइंट समथिंग के बीच में r की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 6 आएगी। r की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अरे समझ में आ रही है बात, 6 पॉइंट समथिंग को यहां रखोगे और 5 पॉइंट समथिंग यहां बन जाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग से 6 पॉइंट समथिंग के बीच में क्या आएगा भाई, m r की जो इंटीजर वैल्यू है वो क्या आएगी, 6 ही आएगी। तो भाई r की वैल्यू 6 हो गई बच्चों, भाई r की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 6 हो गई, तो r की वैल्यू 6 हो गई। अगर r की वैल्यू 6 हो गई, तो आपसे पूछा क्या, देखो आपसे r की वैल्यू ही पूछी है बच्चों, द वैल्यू ऑफ r, आपसे सिर्फ r ही पूछा था, आपसे कौन सी टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होगी वो नहीं पूछा, वो तो 7th होगी, आपसे r की वैल्यू पूछी है। सो बच्चों आई होप कि आपको इस पूरे सेशन में मजा आया होगा, इन सारे सॉल्यूशंस में, ठीक है। अपना फीडबैक दें आप कमेंट बॉक्स में, और नए टॉपिक के लिए तैयार रहें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और टीचर को मोटिवेट करें किसी नए टॉपिक की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।